गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 4 और आपके चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि गतिमान आवेश के कारण जब आवेश गति में होंगे तो उनके कारण कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं और उस प्रभाव को हम बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो क्षेत्र के बारे में स्टडी किया था। एक तो हमने क्षेत्र के बारे में स्टडी किया था, वो है गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र। दूसरा स्टडी हमने किया था वैद्युत क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि कोई बॉडी है, कोई वस्तु है हमारे पास जिसका मास m है और एक कोई दूसरा बॉडी है हमारे पास, उसका मास m है। ठीक, इसका मास ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। तो हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये क्या लगाता है, ये जो बड़ा वाला द्रव्यमान वाला बॉडी है ये इस छोटे वाले बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ठीक, तो वो खींचता है तो किसके कारण खींचता है, ये इस पे बल लगाता है और उसी बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से लग रहा है, तो होता क्या है कि ये वाला जो हमारा बॉडी है ये अपने चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से वो उस पे बल लगता है और वो दूसरी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र किसकी वजह से काम करता है, तो ये काम करता है द्रव्यमान के कारण। ठीक, अगर द्रव्यमान इसका ज्यादा होगा तो ये छोटे वाले बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक, और एक हमने दूसरे प्रकार का वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास कोई हमारे पास चालक है जिसमें कि वैद्युत आवेश मौजूद है। ये हमारे पास चालक है जिसमें कि कोई वैद्युत आवेश मौजूद है, और जब इसके हम पास में कोई दूसरा चालक रखते हैं, जैसे कि हमने इसको रखा, तो हम ये देखते हैं ये वाला जो था ये इसको अपने तरफ या तो आकर्षण बल लगाने लगता है या तो विकर्षण बल लगाने लगता है। ठीक, ये भी बल लगाता है, इस पे बल लगाएगा। बल दो तरीके का लगा सकता है, हमने पढ़ा था, एक आकर्षण बल लगा सकता है, दूसरा विकर्षण बल लगा सकता है। तो ये आकर्षण और विकर्षण बल यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, तो ये आकर्षण और विकर्षण बल यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हुआ, ये जो हमारा वैद्युत आवेश था, जो आवेशित पदार्थ था, इसने क्या किया, अपने चारों तरफ ऐसे वैद्युत क्षेत्र इसने उत्पन्न कर दिया, और इस वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण ये इस पे आकर्षण या फिर विकर्षण का बल लगाता है। तो हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ये द्रव्यमान के कारण यहाँ पे बल लग रहा था, और यहाँ पे जो बल लगा वो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगा। और वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र कारण किसके कारण उत्पन्न हुआ, आवेश के कारण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, द्रव्यमान के कारण, और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश के कारण, आवेश ने उत्पन्न किया। ठीक, तो इसी टाइप से हम एक थर्ड प्रकार का देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हमने एक परिपथ बनाया और इस परिपथ में ये हमारी धारा प्रवाह हो रही थी। ठीक, धारा प्रवाह होना यानी मतलब उसमें आवेश थे। ठीक, आवेश मौजूद थे और ये आवेश लगातार ऐसे एक सरल परिपथ में घूम रहे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इस पूरे वस्तु का जो भी है हमारा चालक, इसका नेट आवेश यानी कुल आवेश कितना है, 0 है। ठीक, इस अवस्था में क्या है, इसका नेट आवेश कुल आवेश कितना है, 0 है। अगर किसी भी चालक का आवेश यानी नेट आवेश 0 है, 0 है, तो क्या ये बल लगा सकता है, तो आंसर है नहीं लगा सकता है। ये बल नहीं लगा सकता है। और बल क्यों नहीं लगा सकता है, बल इसलिए नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है। ठीक, ये कंडीशन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेट क्यू 0 है यानी नेट आवेश हमारा 0 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ना तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ना ही तो बल लग रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसी के पास में हमने कोई एक दूसरा आवेश लिया Q, दूसरा आवेश हमने Q लिया और इस आवेश को हमने इधर से ऐसे प्रवाह कराया। जब हमने इसको इधर से प्रवाह कराया तो इसके पास कुछ वेग था, उस वेग का हमने नाम दिया v। v क्या है, उस
धारा प्रवाह का चाल है। तो जब हम देखते हैं कि ये धारा गति से प्रवाह हो रहा था इसके पास से, तो हो क्या रहा था, ये वाली जो धारा हमारी ऐसे जा रही थी, जो आवेश ऐसे जा रहा था, ये मुड़ जाता है। ये क्या हुआ, मुड़ के ऐसा हो गया। क्या हो गया, ये मुड़ गया, टर्न हो गया, ठीक, घूम गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों घूम रहा है? तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभाव। तो ये हमने इसका नाम दिया आगे चल के कि ये जो इसका मुड़ना है, धारा जो आवेश प्रवाह हो रहा था, जो गति में था, वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो हमने इसका नाम दिया, ये होता है किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से इस पर चुंबकीय बल काम करता है, जिसकी वजह से ये मुड़ जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो हमने अभी तक क्या देखा, ये दो तो कंडीशन हमें क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई गतिमान आवेश है, आवेश कैसा होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने Q का V दिखाया है कि ये किस चाल से जा रहा है। अगर आवेश गतिमान होगा तो वो क्या होता है, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, चिपका नहीं रहेगा, चिपकेगा नहीं, उसके पास में आएगा बिना चिपके, ठीक, तो क्या होता है, ये मुड़ जाता है। तो मुड़ेगा क्यों, गतिमान होने के कारण उस पर एक चुंबकत्व बल काम करने लगता है। किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अगर आवेश यहाँ पे हमने कोई स्थिर आवेश लिया Q, ठीक, जिसका कि वेग कितना है, 0 है, तो क्या इसमें ये अभी हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। इस केस में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं, और ये हमारा जो भी प्रवाह होगी धारा, वो अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगी, वो नहीं मुड़ेगी। ठीक, तो ये तभी अप्लाई होगा जबकि वैद्युत आवेश कैसे हो, गतिमान हो, गति में हो। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे हमने बताया, ये हमें बाद में पता चला। तो हमें क्या पता चला था पहले, ये बाद में पता चला। उससे पहले हमें कितनी जानकारी थी, चलिए हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम था चुंबक के बारे में। हमें पता था चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होता है, एक पत्थर का टुकड़ा ही होता है, पत्थर जैसा होता है, जो कि क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे वस्तु को जो कि लोहे की बनी हो, वो अपनी तरफ खींचता था, आकर्षण करता था, ये हमें पता था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, इस चुंबक की दो विशेषताएं हमने देखा कि जब हम इस चुंबक को लटकाते थे ऐसे, ये हमने लटकाया किसको, चुंबक को। ये हमारा एक चुंबक है जिसको हमने लटकाया। तो इसमें हमने देखा था कि इसका ये वाला जो छोर होता है, ये नॉर्थ में होता है, और ये वाला जो छोर होता है, ये साउथ की ओर होता है। ये हमें कब पता चला, जब हमने इस चुंबक को लटकाया, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन, ये साउथ वाली डायरेक्शन में। ठीक, तो ये तो इसकी पहली विशेषता थी। एक दूसरी विशेषता हमने क्या देखा था, हमने दूसरी विशेषता ये देखा कि जब हम किसी लोहे को इसके संपर्क में लाते थे, इसके करीब लाते थे, तो ये दूर से ही क्या करता था, एक बल लगाता था, और बल से अपनी तरफ लोहे को खींच लेता था। ठीक, किसी भी लोहे को। तो इतनी चीजें हमें पता थी। यहां भी ये संपर्क में नहीं आ रहा है, दूर से ही खींच रहा है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी संपर्क में नहीं आ रहा था, दूर से ही खींच रहा है। यहाँ भी संपर्क में नहीं आ रहा था, दूर से ही बल काम कर रहा है। और सेम यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी ये खींच नहीं रहा था, चिपक के खींच नहीं रहा है, बल्कि दूर से ही ये बल ऐसे काम कर रहा है। तो ये जो बल काम कर रहा था, इसको हमने नाम दे दिया कि ये बल चुंबकत्व बल है। ठीक, ये चुंबक की खासियत है कि वो किसी लोहे से बनी वस्तु को अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो हमने कहा कि अगर ये खींच रहा है तो क्यों खींच रहा है, तो हमने कहा कि ये अपने चारों ओर, ये जो चुंबक है, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में कोई भी वस्तु आता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। ठीक, तो इस पे आगे हमने एक्सपेरिमेंट करना चाहा। तो हमें ये पता करना था कि अब कौन सी चीज को ये खींच सकता है चुंबक, और कौन सी चीज को नहीं खींच सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने देखा, हमने एक कंपास लिया। कैसा कंपास लिया, चुंबकीय कंपास। ठीक, चुंबकीय कंपास लिया, और कंपास में क्या होता है, निडल्स होते हैं। ठीक, ये ऐसे निडल्स लगे थे, निडल्स यानी सुई। ठीक, निडल्स लगे थे, और इस कंपास का, चुंबकीय कंपास का एक एंड क्या होगा, साउथ का, और ये वाला एंड होता है नॉर्थ का।
और जब इसके संपर्क में हमने एक कोई दूसरा चुंबक ले आया और ये हमने चुंबकीय छड़ लाया जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक, तो बार चुंबक ले आया, बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको चुंबकीय छड़ बोलेंगे। तो इस चुंबकीय छड़ को जब हमने लाया तो देखा कि इसका नॉर्थ वाला हिस्सा यहाँ और साउथ वाला हिस्सा यहाँ है, और जब इसको एक चुंबक ये है दूसरा चुंबक ये है, और जब हम इनको करीब लाते थे तो यहाँ पे एक बल का अनुभव किया जाता था, और जैसे ये बल का अनुभव होता था तो ये वाला जो नॉर्थ है हमारा ये इधर जाता था और ये वाला साउथ हमारा घूम के इधर आ जाता था, और एक नया डायग्राम बन के तैयार होता था। वो कैसा, वो कुछ इस प्रकार से। तो ये नॉर्थ वाला यहां चला गया, साउथ वाला यहां चला गया। तो ऐसा हमें कब देखने को मिलता था, जब हमने कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाया यहाँ पे जो कि बार मैग्नेट लाया, तो हमने देखा कि जब इनको हमने करीब लाया, ऐसे लाया, तो यहाँ पे एक बल काम करा, और उस बल काम करने की वजह से जो कंपास का निडल था, चुंबकीय सुई था, वो टर्न हो गया। पहले ऐसे था, फिर ये आया तो ये करीब होके फिर ऐसे घूम के ऐसा हो गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये चुंबकीय प्रभाव की वजह से हो रहा है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। तो देखिए फिर हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे चीजों का लाते गए। यहाँ पे हमने कंपास रख दिया, कंपास का नीडल मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है, हमने एक पदार्थ लाया कोई भी, हमें चेक करना था कि ये चुंबक का है कि नहीं है, तो हमने इसको पास में लाया तो देखा कि अगर ये निडल यानी सुई, कंपास का सुई अगर टर्न हुआ, कभी इधर कभी उधर हुआ, तो हमने माना कि ये पदार्थ कैसा है, चुंबक है। और हमने कोई दूसरा पदार्थ लाया, अगर ये टर्न नहीं हुआ, सुई हमारी कंपास की, ये निडल चेंज नहीं हुई इसको करीब लाने पे, तो हमने देखा कि अगर चेंज नहीं होता है तो हमने कह दिया कि ये पदार्थ चुंबक का नहीं है। ठीक, तो जिन पदार्थों को ऐसे लाने पे पता चलता था कि निडल घूमती है, तो हमने कहा कि वो चुंबक है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमें समझ में आया ये कि अगर ये मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक, कि एक चीज यहाँ पे अब डाउट आता है हमें कि ये मैग्नेट कैसे हुआ। तो अगर ये मैग्नेट है, चुंबक है, तो फिर यहाँ पे ये गतिमान आवेश से इसका संबंध क्या है। ठीक, हमने तो कहा ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय प्रभाव है, और ये किस पे लग रहा है, चुंबक की वजह से हो रहा है, हमने ये कहा ना। तो फिर ये आवेश का इसमें क्या लेना देना, ये हमें डाउट आता है मन में। तो देखिए इसको डाउट को क्लियर करने के लिए क्या कहा गया कि कोई भी चीज, जैसे कि हमारा मैग्नेट है, चुंबक है, तो चुंबक एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, और वो किस प्रकार का पत्थर है, लोहे जैसा है, कुल मिला के वो लोहा ही है। तो लोहे का बना होता है चुंबक, और हमने पढ़ा था कि कोई भी जो वस्तु होता है, यानी जैसे कि लोहा, वो किस चीज से मिलकर बना होता है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और यदि परमाणु की बात करें तो परमाणु किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो हम सभी को पता है कि परमाणुओं में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिकीय पाया जाता है, जिसमें कि प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हैं, ये सारे आवेश हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमता है तो वो क्या हुआ, गतिमान आवेश हुआ। तो ये भी क्या रिलेशन है इसका, आवेश से ही संबंधित ही है, क्योंकि उसके कण में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आवेश हैं। तो इसलिए हम इसको फिर आवेश, गतिमान आवेश के कारण ऐसा कुछ नाम दिए कि गतिमान आवेश के कारण ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, हमें देखने को मिलता है। और ऐसा हमें बाद में पता चला जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ऑस्टेड साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, तो अब हम उस पे आते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको बोलते हैं हम ऑस्टेड का प्रयोग। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, ठीक, ये ऑस्टेड जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की धारा को चुंबकत्व यानी मैग्नेट के साथ जोड़ा। ठीक, ये मतलब इन्होंने ही बताया था सर्वप्रथम। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, ये क्या कर रहे थे, ये दरअसल ये खाली बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या किया था, एक परिपथ बना के रखा था।
ये इस परिपथ में इन्होंने एक बैटरी लगा के रखा था, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक स्विच लगाया था और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक। और तो यहां से ये धारा का प्रवाह हो रहा था, ठीक। तो वो बार बार इस चीज को ऐसा कर रहे थे वो, ठीक। हो सकता है वो उनका मन रहा होगा, खाली रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे थे, एक ऐसा परिपथ बना लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो बटन लगा के रखे थे, कुंजी लगा के रखे थे, तो उसको बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ठीक। तो हुआ दरअसल ये था कि मिस्टेक से वो जो इनका सेटअप था, जिस टेबल पे था, वहां पे एक ऐसा क्या रखा हुआ था, एक ऐसा कंपास रखा हुआ था, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक। कंपास रखा हुआ था ऐसा, कहाँ पे, उनके टेबल पे। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब ये इस चीज को, इस कुंजी को, बटन को स्टार्ट करते थे, ऑन करते थे, तो ये जो सुई था, कंपास का नीडल था, वो ऐसे घूम रहा था, वो ऐसे घूमता था। और जब उस स्विच को वो ऑफ करते थे तो वो कंपास का सुई पहले ऐसा था, घूम के ऐसा हुआ था ऑन करने के बाद, फिर वापस से अपनी जगह पे ऐसे आ जाता था। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। और दूसरे सिचुएशन में उन्होंने ये सोचा कि क्या हम अभी धारा अगर इधर से प्रवाह हो रहा है तो हम धारा को अगर इधर प्रवाह कराते हैं तब क्या होता है। तो जब उन्होंने धारा को प्रवाह करा के इधर से देखा तो अगर घड़ी की सुई ऐसे थी तो देख रहे थे कि वो फिर विपरीत ऐसे जा रही थी, ठीक। धारा का प्रवाह ऐसे आ रहा था तो घड़ी की सुई ऐसे जा रही थी, ठीक। और फिर बंद कर रहे थे तो ऐसे आ जा रहा था। फिर धारा का प्रवाह उन्होंने उल्टा करके देखा, तब पर भी घड़ी की सुई विपरीत दिशा में ऐसे घूम रही थी, लेकिन सुई घूम रही थी, ठीक। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो सारी प्रभाव उत्पन्न हो रही हैं, जो इस घड़ी की सुई को घुमा दे रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इस गतिमान आवेश की वजह से ही हो रहा है, वरना नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किसके कारण उत्पन्न होता है, ये गतिमान आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप 2 लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक। या आप घड़ी की सुई बना सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा था कि अगर घड़ी की सुई ऐसी है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये चुंबकीय सुई है, ठीक। जब इस बटन को ऑन करते थे तो ये घड़ी की सुई घूम के कुछ ऐसा हो जा रही थी, साउथ नॉर्थ, कब, ऑन करने पर, ठीक। जब इसको परिपथ को ऑन करते थे तो घड़ी की सुई ऐसा हो जा रही थी, और जब ये इसको फिर ऑफ कर देते थे तो ये घड़ी की सुई जैसी थी फिर वैसी आ जा रही थी, ठीक। ये इनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने फिर अपने नियम के अनुसार एक कथन दिया और उस कथन को हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑस्टेड के प्रयोग अनुसार किसी धारावाही चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। ये किसके एक्सपेरिमेंट बाद ये कथन मिला, ऑस्टेड का जो प्रयोग था उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर हमने ऐसा बनाया, ठीक। बात समझ में आई यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा भी हम 2 लाइन की लिख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा बना कि वह क्षेत्र जिसमें कि गतिमान आवेश के कारण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बल का अनुभव कौन करता है, बल का अनुभव गतिमान आवेश ही करता है। कैसे करता है कि जब वो सीधे ऐसे चल रहा था किसी वेग के साथ, तब अगर उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता था तो वो क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था, ठीक। तो बल का प्रभाव गतिमान आवेश को ही महसूस होगा, ठीक। तो हमने ये परिभाषा बनाया। अब इस बल के प्रभाव को हम ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी गतिमान आवेश पर कितना बल
होगा। तो चलिए हम इसकी अब गणना करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए आप, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। गतिमान आवेश पर बल कितना होगा, अब इस चीज को हम गणना करना चाह रहे हैं। ठीक, इसी चीज को बोला जाता है, अच्छा आगे हम लिख लेंगे। तो देखिए अभी तक हमें पता चला कि ये बल जो होता है ये किस पे निर्भर करता है। क्या ये स्थिर आवेश पे डिपेंड करता है? तो आंसर है कि नहीं करता है। स्थिर आवेश में ये अनुभव हमें देखने को नहीं मिलता है। ये किस आवेश में हमें देखने को मिलता है? जब आवेश गतिमान हो। अगर आवेश गतिमान है तो उनके पास कुछ उसकी चाल होगी और कुछ उसका वेग होगा। तो इसका मतलब ये आवेश के वेग पर निर्भर करते हैं। दूसरी चीज, हमने देखा कि इस रूम में जो चुंबकीय प्रभाव था वो कुछ ज्यादा था, और हमने जब दूसरे रूम में जाके देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने पाया कि वहां का चुंबकीय प्रभाव कुछ कम था। तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा है, वहां पे कुछ कम है, तो इसको हमने नाम दिया कि ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है इसलिए यहाँ पे बल ज्यादा देखने को मिल रहा है, और उस रूम का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है जिसकी वजह से वहां पे बल कम देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कौन डिपेंड कर रहा है? गतिमान आवेश पर बल। किस पे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे। एक तीसरी चीज पे भी ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और वो तीसरी चीज है आवेश पे। आवेश पे कैसे? हमने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल रहा था, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। हमने देखा कि ये आवेश ऐसे धीरे धीरे आया और मुड़ते मुड़ते ऐसे आराम से ऐसे मुड़ रहा है। हमने एक दूसरा आवेश लाया और उसको देखा कि जल्दी से आके ऐसे टर्न करके इससे टकरा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला आवेश था इसकी मात्रा कम थी। हो सकता है ये जो दूसरा वाला आवेश था जो तेजी से स्पीड से आया उसके पास आवेश की मात्रा ज्यादा रही होगी। तो ये तीन चीजों पे निर्भर करता है, एक आवेश के वेग पे, आवेश की मात्रा पे, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। कौन? बल। ठीक, चुंबकीय बल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F निर्भर करता है किस पे? V पे, और V क्या है? आवेश का वेग है। दूसरा चीज ये निर्भर करता है किस पे? B पे। यहाँ पे देखिए अब नया टर्म हम लेके आए हैं B, और इस B को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है ये आगे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं इसको, और ये साथ में किस पे डिपेंड करेगा? Q पे। Q क्या है? वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश है। ठीक, अब इन तीनों चीज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तीनों चीज को आप जब इकट्ठा करेंगे तो ये किसका साइन है? अनुक्रमानुपाती का। तो क्या बनेगा? ये बनेगा QVB। QVB पे ये डिपेंड करता है। Q क्या है? आवेश है, V क्या है? आवेश का वेग है, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पे हम इसको जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, QVB बनेगा। ठीक, और यदि हम इस K का मान अगर 1 कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? F बराबर QVB बनेगा। ठीक, दिखाई दे रहा है? ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि ये K बराबर 1 कैसे हो गया, तो आप क्या बताएंगे? K बराबर 1 तभी हो सकता है जब F का मान 1 हो, Q का मान 1 हो, और V और B जब इन बाकी सारी राशियों का मान 1 हो जाएगा तब जाके K का मान 1 हो जाता है। अपनी गणना को हम सरल बनाने के लिए यहाँ पे हम फिलहाल K बराबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए ये F एक सदिश राशि है, इसके पास डायरेक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पे वेक्टर दिखाना पड़ेगा। Q एक अदिश राशि है, और ये क्या है? ये एक सदिश राशि है। कौन? V और B चुंबकीय क्षेत्र का अपना दिशा होता है, V का भी अपना, वेग का भी अपना दिशा होता है। तो ये दोनों भी सदिश राशियां हैं, तो इसको भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा? वेक्टर दिखाना पड़ेगा इनके ऊपर। ठीक, तो ये हुआ बल हमने कैलकुलेट किया। अब इसी वेक्टर वाले फॉर्म का, सदिश स्वरूप का, अगर हमें परिमाण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या ले लेते हैं? मापांक ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेंगे, और इसका क्या कर देंगे? अब
ये सिंपली हो जाएगा क्यू वी वी, क्यू वी वी। ठीक, तो ये इसका सदिश स्वरूप में ऐसा लिखेंगे, और जब इसका अदिश स्वरूप यानी कि परिमाण में लिखना होगा तो आप लिखेंगे क्यू वी बी और इंटू में साइन का थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास दो फार्मूले आ गए, किसके लिए? बल के लिए, जो हमने गणना किया कि गतिमान आवेश पर बल कब? चुंबकीय क्षेत्र में। अगर पूछा जाएगा कि ये थीटा क्या है, तो थीटा के बारे में आप बताएंगे कि थीटा v और b के बीच का कोण है। ठीक, थीटा। आगे एक नोट करके आप एक चीज लिखेंगे कि इसी को क्या बोला जाता है? लॉरेंज बल के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेंज बल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ऐसा करके आप नोट करके लिख लेंगे अपने याद करने के लिए। चलिए आगे हम परिभाषा देख लेते हैं। एक लास्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं बी से। ठीक, उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा को पढ़ने से पहले आप एक बार पहले देख लीजिए कि परिभाषा कैसे बना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ हमने एक फार्मूला डिराइव किया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, हमें B चाहिए था तो हमने लिखा B बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन नीचे आ जाएगा Q अपॉन V। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन का थीटा। ठीक, ये चीज आया। अब देखिए यहां पे यदि Q का मान 1 हो गया और ये V यानी वेग का मान अगर 1 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ये 1 कूलम हो गया, और इसके साथ साथ यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जो V है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बल के बराबर हो जाती है। ठीक, चीजें आपको समझ में आई? इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, थीटा का मान हमने 90 डिग्री रखा तो साइन 90 होता है 1, तो नीचे की राशि हमारी हो गई 1, और इस वजह से B बराबर किसके हो जाता है? F के। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है किसके? चुंबकीय बल के। ठीक, तो इसलिए हमने ऐसा परिभाषा बनाया। इसी के बेस्ड पे क्या परिभाषा है, अब उसको आप पढ़िए। तो परिभाषा है इसकी कि यदि कोई 1 कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है तथा चुंबकीय क्षेत्र से समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर होती है। ठीक, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, इतनी चीजों को, तो आप परिभाषा अपने आप बना लेंगे। फिर से सुनिए, यदि कोई 1 कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है तथा चुंबकीय क्षेत्र से समकोण बनाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर होती है। अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या हो जाएगा? हिंदी में लिख लेते हैं टेस्ला। एसआई मात्रक इसका टेस्ला। ठीक, त में एक ही मात्रा, आधा सला, टेस्ला। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 टेस्ला कितना होगा, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो आप फिर से यही सारी चीजें लिखेंगे। ये कूलम का आवेश होगा, 1 मीटर पर सेकंड की वेग होगी, और चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनेगा, और साथ साथ में बल की भी मात्रा कितनी होगी? 1 न्यूटन का होगा। जब सारी चीजें 1 1 1 हो जाएंगी, तब वो किसके बराबर होगा? वो 1 टेस्ला के बराबर हो जाता है। जब इन चीजों को आप सबको 1 बना लेंगे, तब ये 1 टेस्ला के बराबर होगा। तो इसका एसआई मात्रक आप याद रख लेंगे कि एसआई मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कितना होगा? टेस्ला। तो ये था आज का क्लास। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।